इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन तो पूछ लेना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे पूरा आंसर पता होंगे, बट हाँ जितने भी पता होंगे, जो भी गाइड कर पाऊंगी, सो आई डेफिनेटली मेक श्योर टू गाइड यू। ठीक है। तो द टू टू the two papers that are common for you guys are first law and law as an instrument of social change। ठीक है। एंड दूसरा है तुम्हारा न्यू चैलेंजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर का तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक आपने बहुत सारा like constitution 1 and 2 में you have learned a lot of things that is related to Indian constitution। even social इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, because there are a lot of questions that you have already dealt with। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो कि let me just bring you to a thing, just a second। uh, देखो, स्टूडेंट्स बोलते हैं पहले कि कोई सेशन नहीं होता एलएलएम के लिए, और जब सेशन होता है तो पता नहीं कहाँ पे घूम रहे होते हैं। ठीक है। so ये नहीं, एक नया शेयर करना पड़ेगा। एक मिनट गाइस। तैयारी कुछ चल रही है अच्छी? कुछ तो पढ़ रहे हो कि नहीं? सब कुछ नहीं है? पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो। आई नो बहुत कम टाइम है, बट स्टिल 7 8। एक मिनट मुझे, एक मिनट। सब कुछ हाँ वही बताते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई स्क्रीन, वो दिख नहीं रही थी। ओके, सो होपफुली अभी दिख रही है स्क्रीन। ठीक है। तो बेसिकली ये समझो कि अभी जो तुम्हारे पास पेपर्स है, ठीक है, तो तुम्हारा सेमेस्टर 1, ठीक है, यू हैव 2 पेपर्स विच आर कॉमन। ठीक है। इसको हम जनरल बुला ले लेंगे। ठीक है। तो जनरल का मतलब ये है कि वो सारे स्पेशलाइजेशन के इसमें वो कॉमन रहेगा। ठीक है। और वो 2 पेपर्स है तुम्हारे लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म। लॉ एंड सोशल रिफॉर्म्स, ये समझ लो, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। एंड दूसरा वो न्यू चैलेंजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 तुम्हारे कॉमन रहेंगे, और 2 पेपर्स जो रहेंगे तुम्हारे, वो तुम्हारे स्पेशलाइजेशन होंगे। वो डिपेंड ऑन कि तुमने क्या लिया है। ठीक है। अब ये समझ लो, ठीक है, कि इसको आपको जो जनरल पेपर्स रहेंगे, ठीक है, तो जनरल पेपर्स में आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है फॉर 100 मार्क्स। ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन जो होगा आपका, वो 25 मार्क्स का होगा। अब ये समझो कि जब आप एलएलबी कर रहे थे, ठीक है, आप लोग एलएलबी कर रहे थे, तो 13 मार्क का क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है। उसमें हम आप लोगों को बोलते थे कि 6 से 7 जो पेजेस है वो आपको लिखने हैं। अब जो अफजल जी का क्वेश्चन है कि कितने पेजेस लिखना है, तो
13 का ऑलमोस्ट डबल जो होता है वो 26 होता है। तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा अफजल जी कि एटलीस्ट 10 से 12 पेजेस तो लिखने होंगे। ठीक है। एलएलएम, देखो ये वापस से समझो कि ये जो एलएलबी एलएलएम का हम डिग्री करते हैं, ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट आफ्टर बीकॉम, आप बीए के बाद करते हो, बीएससी के बाद करते हो, लेकिन ओरिजिनली जो ये चीज था ये बीए था, राइट? तो बीए एलएलबी या एमए एलएलबी ऐसा हम बात करते थे, राइट? या बीए एलएलएम। तो इसमें आर्ट्स में सबसे ज्यादा लिखना होता है। ठीक है। और लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। एक एक मूवी था, आप लोगों ने देखा होगा, 12th पास करके, जिसमें उसने यही बोला है कि जब जैसे इवन व्हेन आई वाज लाइक जब मैं अपनी आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो उसमें भी जो मेंस का क्वेश्चन होता है उसमें आपको बहुत लिखना होता है। ठीक है। तो लिखना होता है मतलब रिलेवेंट टू द टॉपिक भी लिखना होता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी सेम है। इसीलिए एलएलएम के जो मतलब जो फेल होते हैं तो उसमें यही होता है कि उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, बिकॉज मोस्टली हम कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लिखना होगा। अब आप लोग बोलोगे कि यार मैम लाइक ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस तो हम कर ले, लेकिन इतना मटेरियल कहाँ से लाए? देखो, यहाँ पे ही आपका वो चीज काम आएगी जो मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बोला था। याद है मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को क्या बोला था कि आप मेंटली आप पढ़ाई करो। ठीक है, मेंटल नोट्स बनाओ। आप लोग बोलते थे अरे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, नोट्स नहीं मिल रहे, ये नोट्स नहीं, वो नहीं। मैंने क्या बोला था? मेंटल नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि मेंटल नोट्स जो होता है ना, वो आपको स्टोरी की तरह देता है, वो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको ये बोला कि चलो हम आपके है कौन तो सबने देखी है, तो हम आपके है कौन पे आप मुझे मतलब उसकी पूरी जो मूवी है उस पे आप एक आंसर लिख के बताओ। ठीक है, कि पूरी मूवी का पूरा स्क्रिप्ट स्टार्टिंग से क्या हुआ, फिर क्या होता है, फिर कौन होते हैं, कैरेक्टर कौन होता है, सलमान खान कौन होता है, मनीष बहल कौन होता है, उनकी शादी कैसे होती है, प्रिपरेशंस कैसे हो जाते हैं, पूरा। ठीक है। तो आप अपने मन में एक क्यूज बना लेंगे, अच्छा ये क्यूज था, और ये ऐसे ऐसे सीन आगे आगे बढ़ता गया, ऐसे ऐसे करता गया, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप 10-12 पेज तो उस पे निकाल ही लोगे। ठीक है। द रीजन वाई, ठीक है, बिकॉज एक तो आपने उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखा था, दूसरा आपने शायद उसको रिपीट पे देखा होगा। ठीक है। एंड तीसरा ये, क्योंकि आपने उसको सीक्वेंस की तरह अपने मन में बिठा लिया है। ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे कि मनीष बहल की जो बीवी है वो मर जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे। आप उस चीज को पूरा डेवलप करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग से आप लिखोगे। तो वैसे ही ये जो 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसको आपको वैसे ही लिखने होते हैं। ठीक है। तो यू कैन नॉट जस्ट राइट एवरीथिंग, ठीक है, क्रिस्प करके एक पेज में खत्म कर दोगे ये सोच के अरे यार मैंने तो सारा लिख दिया। अगर आप 10 केस लॉस भी फर्स्ट पेज पे लिख दोगे ना, तो भी आपको 25 में से सिर्फ 5 मार्क ही मिलने वाले। ठीक है, बिकॉज उनको पूरा मैटर चाहिए, आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप एक एक स्टेप आगे जा रहे हो। सो यू आर नॉट एन एलएलबी, मतलब एलएलबी के एग्जाम नहीं है, ये एलएलएम के एग्जाम है। ठीक है, जुडिशरी में और भी ज्यादा आपको ये होगा। तो बेसिकली गिने चुने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो गिने चुने मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि 10 क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर कर लो, जो 10 क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करते हो। ठीक है। एंड उनको आप इंटरचेंजेबली उनका जो कंटेंट है वो एक दूसरे के साथ लिख पाओ। ठीक है। कुछ नोट्स शेयर किए थे स्टूडेंट्स ने भी। लेट मी शेयर दोज नोट्स अगेन ऑन स्क्रीन, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है। अफजल जी आपने समझ लिया कितने पेज लिखने हैं? अब क्या लिखना है ये हम देखते हैं। ठीक है, कितने पेज लिखने हैं? 10-12 पेजेस से ऊपर लिखने हैं। ठीक है, मिनिमम इतने पेजेस तो लिखने ही होंगे। अब उसमें क्या क्या लिखना है, लेट्स लेट्स सी वन ऑफ द थिंग्स। ये किसी ने आप लोगों के साथ भी शेयर किया होगा।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज ऑलरेडी शेयर्ड। तो एक्सप्लेन लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज इन द लाइट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग थियरी। ठीक है, अब सोशल इंजीनियरिंग थियरी आपको वापस जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर लेके चली जाएगी। याद है ना अपना किसकी थी? रॉस्को पाउंड की थी। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग थियरी। तो ऑलवेज जब आप ये आंसर्स ऐसे लिखोगे, मेक श्योर कि आप एक इंट्रोडक्शन भी लिखो। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट एनीथिंग लाइक जो उस टॉपिक को आप कर रहे हैं। ठीक है, 12 पेजेस मीन्स 24 स्लाइड्स। नहीं, इतना लिखोगे तो टाइम नहीं हो जाएगा। देखो, लिखो जितना लिखना है उतना। मैं 12 पेजेस 12 साइड्स के हिसाब से बोल रही थी, 12-13 साइड्स। ठीक है, बट ऑब्वियसली द मोर यू राइट द मोर यू गेट मार्क्स। ठीक है, बट एटलीस्ट 13 साइड्स तो होने चाहिए। ठीक है, मतलब उतना तो कम से मतलब 6-7 पेजेस तो होने चाहिए आपके। सो introduction: law and society are mutually interactive. While society influences the creation and interpretation of laws, law also plays an transformative role in the society. It acts not only as a regulator of human behavior but also as an instrument of social change, especially in pluralistic and developing society. One of the most significant theoretical framework for understanding this dynamic is Roscoe Pound's social engineering theory, which conceptualizes law as a methodical tool to balance social competing societal interests and promote ordinary progress. इसमें मैं आपको ये बोलूंगी, देखो ये आंसर सही है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आंसर कुछ गलत है, बट इसमें मैं आपको ये बोलूंगी कि इंट्रोडक्शन है ना, एक कॉमन रखो। ठीक है, जैसे कि किसी ने डंकी मूवी देखी हो तो डंकी मूवी में उन लोगों ने एक पैराग्राफ बनाया होता कि वो बोलते कि कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछे तो हम यही पैराग्राफ जो है वो वहां पे लिखने वाले हैं। ठीक है, अगेन यू विल से कि मैम आपने हमेशा बोला है कि रट्टा नहीं करना है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है ना, वो आप लोग कॉमन रख सकते हो। ठीक है, सो 3-4 इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ बना लो। ठीक है, जो कॉमन रखो, क्योंकि आपको 4 ही क्वेश्चन आंसर करने। ठीक है, तो 4 इंट्रोडक्शन काफी है। ठीक है, तो 4 इंट्रोडक्शन मैं इवन इफ आई सी इफ आई कैन मेक एंड गिव इट टू यू, तो वो इंट्रोडक्शन आप पूरा 1 पेज का याद कर लो। ठीक है, या याद कर लो या समझ लो कि ये इंट्रोडक्शन में लिखना है। ठीक है, एंड उसी के ऊपर फिर मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि क्वेश्चन में कौन सा इंट्रोडक्शन उसमें फिट बैठता है। जैसे कि यहाँ पे ना आप लोगों को, बिकॉज इट्स आस्किंग अबाउट सोशल चेंज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग थियरी के बारे में तो हमने अभी तक बात ही नहीं की है। ठीक है, फिलहाल ये सोशल चेंज के बारे में बात कर रहा है, तो एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपको पूरा बनाना है जो सोशल चेंज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि सोशल चेंज क्या है, सोसाइटी में क्यों उसकी जरूरत है, लॉ कैसे एक सोशल चेंज लेके आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा पूरा एक इंट्रोडक्शन बनाने के बाद देन यू विल गो टू द सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग, रॉस्को पाउंड की क्या सोशल इंजीनियरिंग थियरी थी। ठीक है, उसको आप लिखोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, एनी अदर केसेस, एग्जाम्पल्स केस लॉस के अगर देने हैं। ठीक है, जैसे कि याद रखना आर्टिकल 17 जो है उसने आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो उसके जगह पे आपको क्या आया था, एक एक्ट आया था, द अनटचेबिलिटी एक्ट। लेकिन फिर ये जो केस हुआ था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले। ठीक है, तो इसमें उन्होंने यही बोला था कि इसमें हम ये नहीं करेंगे, लाइक ऐसा जो अनटचेबिलिटी ये वर्ड है इसी को हमको निकालना है, इसीलिए उस एक्ट का नाम बदल के उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बना दिया था 1955 में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है क्योंकि हमने सारी चीजें की हुई हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन किया था। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसी कोई चीजें हैं जो हमने नहीं की। जब हमने फैमिली लॉ पढ़े थे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा था, हमने क्रिमिनल लॉ पढ़ा था, तब हमने सारे केसेस, लीगल लैंग्वेजेस पढ़ा था, तो हमने सारे केसेस किया हुए थे। ठीक है, इवन जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी पढ़ा है। ठीक है, जब हमने फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा था 2005 में, डॉटर्स के लिए चीजें आई। बेसिकली सोशल रिफॉर्म्स में वो लोग यही पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या क्या चीजें हुई
जो पहले आपको नहीं पता थी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेम्बर इट एज लाइक सोसाइटी की तरफ से आप लोगों को, देखो, हाउ टू रिमेम्बर दिस आंसर, आप लोग एक बार उसको पढ़ो, और उसको याद रखने का तरीका ये है कि खुद से पूछो कि ऐसे क्या क्या चीजें हुए हैं सोसाइटी में जो आपको लगता है कि हाँ भाई चेंज हुआ है, और उसको एक्सपांड करो। ठीक है, जैसे कि आपको लगता है कि हाँ भाई चलो, क्या याद है मुझे, चलो याद है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में चेंजेस हुआ था कि 2005 से पहले जो है डॉटर्स को हक नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये हक जो है वो लेना आना शुरू हो गया। अभी एक रिसेंटली इमरान हाशमी की मूवी भी आई थी जिसमें उन्होंने वो ट्रिपल तलाक का जो है वो चीज के बारे में बात की थी। ठीक है, और तुम्हारा जो शाहबानो का केस है मेंटेनेंस का, तो वो आया था। तो ये भी तो सोशल चेंज ही हुआ ना, तो उनके बारे में तुम लिख सको, केस केस लॉज ऑलरेडी तुम्हें पता है। ठीक है, अभी हमने अनटचेबिलिटी के बारे में बात की, अप्पावालू इंगले का केस बताया। फिर उसके बाद हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कैसे चेंज हुआ। जो लीगल लैंग्वेज के 6 केसेस थे, ठीक है, जो अगर तुम लोग को याद है कौन से केसेस थे, एक था तुम्हारा वो डीके बासु का केस था। ठीक है, एक तुम्हारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था कि सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है वर्क प्लेस पे, उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, उसके बारे में था। उसके बाद फिर हमने जो 377 का केस था, 377 सेक्शन था, जो तुम्हारा जो अननेचुरल ऑफेंसेस था, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस था। ठीक है, उसमें नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में उन्होंने क्या कर दिया था, सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। मतलब अभी उसके अगर कोई इंसान जो होता है एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उनको सजा नहीं होगी। ठीक है, चाइल्ड राइट्स एंड एजुकेशन में हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन डाल दिया गया था। ये अगर तुम लोगों को याद है कि फंडामेंटल राइट बना दिया था, कौन सा अमेंडमेंट था, कौन से अमेंडमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आर्टिकल 221A इसको ऐड किया था, किसको याद है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 86। वेरी गुड अफजल जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों को ऑलरेडी पता है। देखो कैसा, कैसे क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसी चीजों को और बड़ा, मतलब मिर्च मसाला लगा के आपको ये पूरा 12 पेज करने हैं। ठीक है, और ज्यादा जितना भी, और कीप इट मोर लाइक ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप बहुत ही कहीं और चले गए। ठीक है, यू हैव टू बी इन टर्म्स ऑफ लाइक इन, बी इन द स्टोरी। उसके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप अपने माइंड को कुछ क्यू पॉइंट्स बना के रख लो। ठीक है, कि क्वेश्चंस है आपके पास तो क्वेश्चन के हिसाब से आप एक क्यू पॉइंट्स बना के रख लो। कुछ केस लॉज जो है, जो आपको पता है कि बहुत बार रिपीट होने वाले हैं, ऐसे कुछ केस लॉज आपके साथ रख लो जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स अगर पढ़े हैं, ये फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया। अब यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि हाँ भाई इतना सिर्फ उन्होंने अंडर प्रिविलेज और इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के ही काम आया। यू कैन राइट मोर अबाउट दिस, कि इससे और क्या चेंज हुआ, एजुकेशन से सोशल रिफॉर्म्स या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है। ठीक है, या जो से फॉर एग्जांपल जो सक्सेशन एक्ट में जब डॉटर्स को इनहेरिटेंस राइट मिलता है, इससे और ज्यादा क्या, मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कि बिकॉज यर वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो यहाँ पे आप वो चीज भी लिख सकते हो जब आप सोशल चेंज के बारे में लिखने आते हो। अगर आप यहाँ पे से इनके बारे में लिखोगे, ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में भी लिखोगे कि कैसे उन्होंने स्कूल्स पहले शुरू की। जिस स्कूल से फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या कर दिया, स्कूल्स बनाने शुरू किए फीमेल्स के लिए, जो फीमेल्स के मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के काम आए। कि उसी वजह से फीमेल एजुकेशन बढ़ पाया, और उसी वजह से फीमेल जो है वो आगे चल के पढ़ाई, मतलब उनकी पढ़ाई वगैरह वो करके दे कुड बी इन एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जेंडर जो है, तो जेंडर में एम्पावरमेंट, विमेन विमेन एम्पावरमेंट हो पाया। ठीक है, इनइक्वालिटी जो है, जेंडर इनइक्वालिटी वो कम हो पाई कैसे। सेक्शन जो आर्टिकल 15 है वो ये बोलता है कि
जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप और भी लिख सकते हो, इफ यू रिमेम्बर द गाय हु स्टार्टेड रीमैरिज, ठीक है, अपनी हिस्ट्री में जाओ, ठीक है, तो जो बंदा था जिसने पहले सती का जो है, ऑब्वियसली ब्रिटिश ने सती को बंद कर दिया, ठीक है, जो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली आपको लॉ के बारे में तो लिखना ही है, लेकिन अगर सिर्फ लॉ के बारे में लिखोगे तो आपका उतना मैटर नहीं होगा। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, तो इंट्रोडक्शन में आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी लिखो, क्या क्या हिस्ट्री में चेंजेस हुए जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, और इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या बेनिफिट्स हुए सोसाइटी को। उसके बाद फिर आप लॉ के पर्सपेक्टिव से उसको और लिखना शुरू कर सकते हो। व्हाट दिस इज डूइंग इज, ये आपको आपका आंसर भी बड़ा बना रहा है और आंसर में मीनिंग भी डाल रहा है। ऑब्वियसली आई एम नॉट टेलिंग यू कि हाँ कोई कुछ भी लिख देना, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है। आप सिर्फ जो जो सोशल चेंजेस हुए हैं उनके बारे में लिख रहे हो, ठीक है, और ये कोई नए चेंजेस नहीं है, ये आपको बार बार जब आप स्कूल में भी हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, कैसे सती स्टॉप हुआ, कैसे उसके बाद मैं उस बंदी का नाम भूल गई, वो जिसने पहला रीमैरिज किया था विडो के साथ। तो अगर उसका नाम आपको याद है तो वो नाम भी डाल सकते हो, या इवन अगर सिर्फ रीमैरिज डाल दो, विडो रीमैरिज कैसे एक सोशल चेंज लेके आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया डोमेस्टिक वायलेंस के इसमें कैसे आईपीसी में जो 304 बी था, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज डाउरी डेथ बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है, और कैसे डाउरी को स्टॉप करने के लिए भी कैसे ये चीज लाई गई। तो देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है, डाउरी के बारे में बात करना, सती के बारे में बात करना, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करना, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करना, फीमेल्स के लाइक प्रॉपर्टी के राइट्स उनको देना, उसके बाद फिर जो तुम्हारा सेक्सुअल हरासमेंट ना हो सके फीमेल्स को वो लेके आना, फिर तुम्हारा जो एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन लेके आना, ये सारी जो चीजें हैं ये सारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। द थिंग इज यू जस्ट नीड टू नाउ हैव क्यूज कि इसको कैसे आप क्या करो, आंसर्स में कैसे ढाल सको उसको, कि चाइल्ड के लिए आपने क्या राइट्स लेके आए, एलजीबीटी के लिए क्या राइट्स लेके आए, एनवायरमेंटल में मैंने जैसे बोला, लीगल लैंग्वेज के जो 6 केसेस थे आपके, ठीक है, इवन दैट केस जो आपका यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस सबरीमाला टेम्पल का जो केस था, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि वहां पे भी सोशल चेंज हुआ था ना कि फीमेल्स को टेम्पल में जाने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, तो उनके राइट्स मतलब ये थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, और आर्टिकल 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे चेंज लेके आया। फिर यहाँ पे आप वो आर्टिकल 14 का जो केस था एयर इंडिया का वर्सेस नरगिस मिर्जा, वो केस भी लिख सकते हो, क्योंकि वो भी एक सोशल चेंज लेके आया, ठीक है, बोला जा रहा था कि प्रेग्नेंट वुमन जो है वो नहीं कर सकती एयर होस्टेस का काम। तो ये सारी चीजें जो है ना, यू ऑलरेडी नो द द केस लॉस, आपको सिर्फ उसको इसमें ढालना है, ठीक है, जितने भी पब्लिक लिटिगेशन केसेस हैं, ठीक है, हुसैनारा खातून का भी जो केस हो गया वो भी एक सोशल चेंज लेके आ गया, क्योंकि उसने यही बोला ना कि जो लोग इतने टाइम से अंदर बैठे हैं, मतलब अंदर जेल में सड़ रहे हैं, ठीक है, उनका नंबर नहीं आ रहा है तो उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो वो एक स्पीडी ट्रायल का वो केस हो गया। उसके बाद फिर वो केस वो डॉक्टर का केस का नाम मैं भूल गई, जिसने ये बोला कि हाँ वो जो मुन्ना भाई का नहीं है कि कोई अगर मर रहा हो तो उसको फॉर्म फिलना जरूरी है क्या। तो वो केस आ गया कि उस केस के बाद ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो जरूरी नहीं है कि कि पहले एफआईआर किया जाए, डॉक्टर्स को पहले उसको अटेंड करना चाहिए और उसके बाद फिर जो पुलिस का कार्रवाई होती है एफआईआर की, वो सारी हो जानी चाहिए। तो ये सारा जो है ना, ये सारी चीजें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से वो चेंज लेके आते हैं, ठीक है। तो क्यों जरूरी है सोशल चेंज का, ठीक है, क्यों लॉ को इसमें पढ़ना पड़ा, ठीक है, लॉ के भी देखो सोशल इंजीनियरिंग रॉस्को पाउंड का यही बोलना था ना कि भाई अगर सोसाइटी जो है वो
सोसाइटी में हम सारे मिलके रहते हैं तो वो सोसाइटी बनती है। अगर आप ये सारी चीजें जो लेके आते हो, ठीक है, ये चेंजेस जो लेके आते हो, अगर ये सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये इसका फायदा ये होता है कि बहुत लोग होते हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता, जो लीगली इलिटरेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में ये चेंज लाना जरूरी होता है, बिकॉज वो अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए किसी और को, लॉ को लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर लॉ नहीं लड़ेगा तो ऑब्वियसली ये चेंज कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऑब्वियसली you'll have to उसको और ज्यादा आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को समझ के सोचने की कोशिश करो कि अच्छा इसमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे बोला लॉ इज अ प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर, ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली आपके जो फैमिली लॉज हैं, ठीक है, तो फैमिली लॉज का जिक्र आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कर सकोगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें के बारे में बात करोगे कि कि कैसे कस्टम्स था, कैसे बिलीफ, सोशल प्रैक्टिसेस, अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करो, हिंदू पर्सनल लॉज के बारे में बात करो, ठीक है, कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए गवर्नमेंट का मतलब उनकी क्या बोलते हैं उसको, प्रयत्न बोलते हैं ना, कोशिश जारी है, ठीक है, लेकिन कैसे नहीं हो रहे, ठीक है, कैसे चीजें अलग अलग होती हैं पर्सनल लॉस के हिसाब से, निगाह, मैरिज के लिए, तलाक के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, और कैसे ये जो चीजें हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, वो कैसे कभी कभी कुछ चीजों को मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कुछ पर्सनल लॉ जो होते हैं ना, वो कुछ चीजों को रिफॉर्म होने से रोकते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह पे रिफॉर्म होने से रोकते हैं। जैसे कि जो शाहबानो का केस था, तो उसमें यही था ना कि उसको मेंटेनेंस इसलिए नहीं मिल रहा था बिकॉज कहीं पे भी जो भी उनके पर्सनल लॉस थे, वहां पे कहीं पे भी उसको मेंटेनेंस का जिक्र नहीं था, ठीक है। उसको डावर था, ठीक है, डावर बहुत ही कम था जो उसको मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर डावर मिल गया, उसके बाद वो बोली कि देखो डावर तो मिल गया ना, उसके बाद तो ऐसा कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। तो अगर वो सीआरपीसी का 125 नहीं होता, ठीक है, और ये जो केस जो है वो नहीं चलता जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर, तो शायद उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है ना, आपको सोशल रिफॉर्मेशन में काम आता है। सायरा बानो जो है, उस केसेस में ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था, ठीक है, जिसमें आपने आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी और डिग्निटी, आर्टिकल 21 उसमें आ गया था। जोसेफ स्टाइन का केस अगर आपको याद है, इसलिए मैंने बोला है ना कि वो 6 केसेस जो अपने लीगल लैंग्वेज पे पढ़े हैं वो आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये मैंने अभी बताया सबरीमाला का। जोसेफ स्टाइन का केस में 497 आईपीसी का अडल्ट्री जो है वो स्ट्रक डाउन हो गया था। इसका केस आप लोगों को याद है कि उन्होंने, उसका ये हुआ था, उसका अफेयर चल रहा था, तो पहले ऐसा था कि अगर हस्बैंड के परमिशन के बिना अगर उसके वाइफ के साथ अगर तुम अफेयर करते हो, तो हस्बैंड को कुछ नहीं होगा, वाइफ को कुछ नहीं होगा, तुमको सजा होगी, ठीक है। तो ये अडल्ट्री के लिए सजा होगी। लेकिन जोसेफ स्टाइन के केस में उन्होंने यही बोला कि अगर चीटिंग तो दोनों कर रहे हैं, ठीक है, वाइफ भी कर रही है और वो जो बंदा जो जिसके साथ वो कर रही है, तो सिर्फ उसको क्यों मतलब सजा मिल रही है। तो इसके चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो सही बात नहीं है, और इवन दे हेल्ड कि इट इज मोर पेट्रियार्किकल, बिकॉज दे सेड कि मतलब हस्बैंड के परमिशन से करो तो ठीक है, ठीक है, हस्बैंड के परमिशन से ना करो, और हस्बैंड अगर केस करना चाहे तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजों की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, एंड देन अडल्ट्री जस्ट रिमेन्ड अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, ठीक है। यूसीसी का, यू कैन ऑलवेज, यूसीसी का बड़ा क्वेश्चन हमने तैयार किया था, तो यूसीसी का भी आप पूरा लिख सकते हो कि यूसीसी क्या है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 44 उसके बारे में बात करता है, कौन लाना चाहता है, क्यों लाना चाहता है, क्या क्या फायदा होगा यूसीसी लाने से, ठीक है, कैसे पर्सनल लॉ जो है वो कंप्लीटली सेम हो जाएंगे, कैसे
जो बाइगैमी है इट इज पनिशेबल इन ऑल अदर रिलीजन्स, लेकिन कंट्रोल पॉलीगैमी अलाउड है मुस्लिम रिलीजन में। तो वो कैसे यूसीसी में कैसे न्यूट्रलाइज होगा, वो सारा चाइल्ड मैरिजेस जो है वो कैसे रोके जाएंगे, वो सारे के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगेन रिमेंबर गाइज, ये जो पेपर है लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें पूरा जितना भी आपको हिस्ट्री पता है, जितने भी रिफॉर्म्स पता है, जो भी स्टोरी राइटिंग आपको आती है, वो पूरा आपको यहाँ पे करना है। बट जस्ट रिमेंबर, यू कैन नॉट गो टू मच आउट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, पूरा ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, तो ये भी आप लिख पाओगे। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमने कितनी सारी चीजें हमने बताई। ठीक है, एक आप वापस मैंने हिस्ट्री में जाती हूँ, वापस आप सावित्रीबाई फुले और उसका जिक्र कर सकते हो। ठीक है, इवन हमारा मैंने एक आर्टिकल बनाया था जो वेबसाइट पे है रेस्पेर एकेडमी के, जिसमें कौन से फीमेल जो है वो कौन से क्षेत्र में उन्होंने हु द फर्स्ट इन दियर थिंग। ठीक है, तो वो भी आप वहां पे लिख सकते हो। अगर सबके नाम याद नहीं रहते तो कुछ लोगों के नाम आपको याद होंगे हिस्ट्री से। इंदिरा गांधी जी थी तो वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। यू हैड जो आनंदीबाई थी वो फर्स्ट डॉक्टर बनी थी, जो बाहर यूएस में जाके उन्होंने पढ़ाई की थी। तो ऐसे अगर फीमेल्स की, किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस बनी थी। तो ऐसे अगर कोई नाम आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। क्यों जरूरत है वुमेन एम्पावरमेंट की, इंट्रोडक्शन में उसके बारे में ज्यादा लिख सकते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी को कैसे क्या रख सकता है। देखो, अगेन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लॉ के बारे में बात करो। ठीक है, आप जब इंट्रोडक्शन करते हो तो इंट्रोडक्शन में आप यू कैन राइट कि वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, या सोसाइटी के परस्पेक्टिव से भी आप उसको लिख सकते हो। यू कैन ट्राई टू इंक्रीज योर आंसर बाय दैट। ये भी लिख सकते हो कि जैसे बोलते हैं कि बहुत ही फेमस फ्रेज है कि घर में अगर घर की जो औरत है वो अगर लिटरेट हो जाती है तो पूरा घर ही लिटरेट हो जाता है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है विमेन एजुकेशन के ऊपर कि अगर फीमेल अगर लिटरेट होती है, वो अगर एजुकेटेड होती है ना, तो घर पूरा एजुकेटेड होता है। तो वैसे ही अगर सोसाइटी में फीमेल्स अगर एजुकेटेड रहती है तो सोसाइटी कितनी डेवलप्ड होगी। ठीक है, कि अगर एक घर में अगर फीमेल अगर एजुकेटेड होती है तो घर इतना डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो अगर पूरी सोसाइटी में ऐसे होता है तो कितना रहेगा। तो वो सारा तुम लिख सकते हो। आर्टिकल्स तो ऑब्वियसली जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स है, तुम्हारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स है, वो सारे याद रखना। ठीक है, 14 याद है तुम्हें, 15 3, 21 39, 51A। ठीक है, तो ये सारे क्राइम्स अगेन वुमन के इसमें तुम बोल सकते हो कि बहुत सारी चीजें हुई जिसमें बहुत सारी चेंजेस किए गए आईपीसी में भी, और इसी वजह से बीएनएस भी लाया गया, बिकॉज बीएनएस में बहुत सारी सेक्शंस हैं जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम को रोकते हैं। सो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तुम्हारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, वो बोल सकते हो। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसमें तुम 304B और 498A आईपीसी का, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो डाल सकते हो। सिर्फ सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो 4 क्राइटेरिया भी लिखो। ठीक है, उसमें अगर चाहो तो जो केस था लक्ष्मण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो भी तुम लिख सकते हो कि उसमें भी लाइक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था कि प्रेग्नेंट जो फीमेल थी उसको डाउरी के लिए मारा गया था। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो वो जो केस था कि उसको जला के मार दिया था, तो कोर्ट ने यही बोला था, उसने बोला कि वो गैस पे कुछ चला रही थी और वो केरोसिन उसके ऊपर गिर गया और वो जल के मर गई। तो कोर्ट ने, जज ने यही बोला था उसको कि ये नहीं समझ में आता कि किचन में एक अच्छा गैस होने के बाद भी एक प्रेग्नेंट लेडी बाहर वो केरोसिन वाले स्टोव को चलाने के लिए क्यों जाएगी, वो भी इतने विंटर में। ठीक है, जो इतना मतलब ठंडी थी और उसने लाइक विंटर का स्वेटर भी नहीं डाला था। अगर वो बाहर जा रही है तो वो स्वेटर पहन के क्यों नहीं बाहर गई। तो वो दूसरा था, और तीसरा उसने बोला था कि वो इतनी प्रेग्नेंट थी तो वो नीचे वो स्टोव चलाने के लिए बैठी कैसे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो उस केस में उन्होंने निकाली थी, जिससे उसने बोला था कि नहीं। और लोगों ने उसको सुना भी था उसकी चीखें जब उसको जलाया जा रहा था।
तो यही था कि डाउरी 304B और इंडियन एविडेंस एक्ट भी बोलता है कि अगर कोई लेडी अपनी शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ से मरती है और एंड देर वाज अ डिमांड फॉर डाउरी एंड देर वाज क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड एंड द रिलेटिव्स, तो ये 4 चीजें काफी होंगी उसको डाउरी डेथ में कंसिडर करने के लिए। तो ये सारा आप लोग डाल सकते हो। देखो ये चीजें मैं खुद से नहीं बना रही हूँ, ठीक है, ये अब हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, मैंने एलएलएम नहीं किया है, ठीक है, लेकिन हमने एलएलबी में इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है, तो इसको ही हमें आगे कल चल के उसको लिखना है इसमें। और ज्यादा लाइक यही सारी चीजें है ना, आपको माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि ये सारी चीजें आप लोगों को याद आनी चाहिए, और इसको ऊपर नीचे मत करो। अगर आपने लॉ का लिखना शुरू कर दिया उसके बाद हिस्ट्री पे मत आओ, ठीक है, फिर मतलब वो ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए ट्राई टू मेक श्योर कि आप पहले इंट्रोडक्शन करते हो, इंट्रोडक्शन में ही या इंट्रोडक्शन के बाद ही पूरा हिस्ट्री सोसाइटी ये वो पूरा बना के 3-4 पेजेस बना लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप जो एक्चुअली लॉ वगैरह है ना उसके बारे में आते हो। रिमेंबर, जो एग्जाम चेक सेटर होता है मतलब चेकिंग वाला होता है, वो कभी कभी स्टार्टिंग पढ़ता है, बीच में कुछ पढ़ता है और लास्ट का पढ़ता है। तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका बीच का जो लॉ के हिसाब से जो केस लॉज आप लिख रहे हो वो, और जो उसका फाइनल जो कंक्लूजन है वो आप लोगों को अच्छा लिखना है, ठीक है, वो आपको अच्छा बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली 10-12 पेज कोई पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो इसको विजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, तो मोस्टली जो एग्जामिनर की विजिबिलिटी होती है ना, तो फर्स्ट पेज की होती है, मिडल में कोई कहीं होती है और लास्ट पेज की होती है, तो ये इनको आप सही रखो, ठीक है। क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट्स आए थे, निर्भया का, आप निर्भया का केस भी यहाँ पे लिख सकते हो कि निर्भया का केस हुआ क्या था। देखो आपको तो बड़ा ही बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको केस के ब्रीफ फैक्ट पता है तो उन फैक्ट्स को भी लिखना। डू नॉट जस्ट राइट केस लॉ का नाम मत लिखो, केस लॉ के साथ थोड़ा ब्रीफ फैक्ट लिखो, उसमें क्या हुआ था या क्या जजमेंट पास हुआ था या क्या अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में भी लिखो, ठीक है। तो जो चेंजेस हुए थे, एक तो आईपीसी में क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो वो 354 सेक्शन आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी फीमेल की मॉडेस्टी पे अगर मतलब ये करता है, जैसे कि अगर उसके लाइक इंटेंट टू डिस्ट्रोप होता है या उसके वोयरिज्म होता है या स्टॉकिंग होता है, ठीक है, तो इन सबको पनिश किया जाएगा। उसके बाद फिर रेप के भी उन्होंने अलग अलग सेक्शंस बनाए थे कि अगर रेप करते समय अगर वेजिटेटिव स्टेट में अगर लाइक अगर बंदी चली जाती है, या तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर रिपीटेड ऑफेंडर होता है, गैंग रेप होता है या रेप फॉर गर्ल अंडर 12 इयर्स होता है, ठीक है, तो उसके लिए सजा जो है वो बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों को उसमें लिखना होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम वुमेन एम्पावरमेंट में हम वो बेनिफिट्स के बारे में भी बात करते हैं जो हमने फैक्ट्री एक्ट या लेबर लॉ में पढ़े थे, ठीक है, जैसे कि मेटर्निटी बेनिफिट वगैरह दी जाती है, या अगर यहाँ पे आप और भी चीजें कर सकते हो कि वुमेन को जो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए ये मतलब प्रमोट किया जाए, इस वजह से वहां पे क्रचेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, या जो डेंजरस जगह होती है, ग्लास वगैरह का वर्क होता है, वहां पे उनको नहीं दिया जाता जाने को। तो ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट का ही है, ठीक है। तो ये अगेन लुक बैक इनटू योर एलएलबी सिलेबस और देखो कि क्या क्या चीजें आपने ऐसी पढ़ी वहां पे जहां पे आपको लगा कि हाँ भाई ये भी तो वुमेन एम्पावरमेंट ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। ये भी अगर चीज बाहर आई, एजुकेशन को अगर प्रमोट किया गया तो ऑब्वियसली वुमेन का प्रमोट हुआ। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब डॉटर्स को राइट मिले तो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, ठीक है। जो तुम्हारा बाइगेमी का के केसेस थे, ठीक है, जैसे
सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ, ठीक है, या लिली थॉमस का केस हुआ, वहां पे भी तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ। क्यों? बिकॉज इवन दो मुस्लिम लॉ में कंट्रोल पॉलीगैमी अलाउड है, चार शादी कर सकते हो, लेकिन सरला मुदगल और लिली थॉमस के केस में क्या था कि वो हिंदू से मुस्लिम बन रहे थे उनके हस्बैंड, या क्रिश्चियन से मुस्लिम बन रहे थे, जस्ट टू अवेल दिस प्रोविजन। ठीक है, तो वो उन्होंने रोक दिया। ठीक है, तो एक तरीके से वुमन के लिए सही हुआ, राइट। विशाखा का तुम्हें केस पता है, निर्भया का केस पता है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था कि जो मैरिटल रेप था, ठीक है, तो वो उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने चीजें ये की थी कि 16 साल के नीचे की जो रहती है, अगर वो शादीशुदा भी है तो भी उसको मैरिटल रेप पकड़ा जाएगा। ठीक है। अ, फिर गवर्नमेंट एंड जो पॉलिसीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर्स, फ्री लीगल एड्स, ठीक है, एंड लीगल सर्विस अथॉरिटीज, रिजर्वेशन बना दिया, ठीक है, वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन बन गया पंचायती राज में। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है वो इनिशिएटिव आप लिख सकते हो कि क्या क्या इनिशिएटिव हो, तो आजू बाजू आप लोगों ने देखी होंगी। ठीक है कि अभी भी चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस आप अपनी तरीके से जुडिशरी के हिसाब से लिख सकते हैं। याद है निर्भया के टाइम पे भी हमने देखा था कि चैलेंजेस क्या थे, कि हमारा जो जुडिशरी था वो बहुत स्लो है। ठीक है, तो लो कन्विक्शन रेप केसेस, मतलब लो कन्विक्शन रेट्स आते हैं रेप्स और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, सजा जल्दी नहीं मिलती है, केस जल्दी ये नहीं होता। इवन निर्भया का जो केस था, 2012 का केस था, वो मर गई, लेकिन उनके जो रेपिस्ट थे उनको 2020 में, मार्च में उनको फांसी पे लटकाया था, तो 8 साल के बाद सजा हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब इन्वेस्टिगेशन में डिले हो जाता है, फॉरेंसिक सपोर्ट नहीं मिलता। इवन विशाखा का केस जो था, तो भवंडर एक मूवी थी, कभी देख लेना, तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि कि जो फॉर एग्जांपल क्लोथ्स वगैरह होते हैं जिसपे सीमेंट का सैंपल्स वगैरह होते हैं, तो वो भी मतलब टैंपर किया जाता है, एविडेंस टैंपर हो जाते हैं। तो ये सारे ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं। विशाखा के केस में हमने एक और चीज देखी थी, अगर गाइडलाइंस तुम्हें याद है तो, अगर उसका खुद का बॉस अगर उसको वर्क प्लेस पे हरास कर रहा है तो बॉस के खिलाफ कंप्लेन कौन करेगा? ठीक है, नौकरी जा सकती है, तो वो भी एक चैलेंज होता है। अगर कोई थर्ड पार्टी के पास अगर जाते हैं और थर्ड पार्टी अगर उसको हैरेस करते हैं, तो उसके खिलाफ कौन ये करते हैं, मतलब कंप्लेन करेगा? पावरफुल पीपल होते हैं पॉलिटिक्स में, तो उनके उनके अगेंस्ट कौन कंप्लेन करेगा? तो एक सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है कि विक्टिम विक्टिम ब्लेमिंग हमने देखा था क्रिमिनल के टाइम पे, विक्टिम ब्लेमिंग होता है, विक्टिम शेमिंग होता है। ठीक है, तो वो चीज भी इसी वजह से रिपोर्ट होती नहीं है, बहुत बहुत सारी चीजें। प्लस हमें ये भी पता है कि हमारी जो सोसाइटी है मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, तो वो ज्यादा जो है मोस्टली लाइक कि वो ऐसा मानती है कि ऐसा कुछ होता है तो इसमें फीमेल्स की गलती है, या फीमेल की जो है वो मतलब उसको ही आगे चल के शादी वगैरह करने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सारी चीजों की वजह से ये एक चैलेंज है कि अ, हम क्या कर सकते हैं। देखो, एलएलएम के ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप ऐसे राइटिंग की तरह से समझो कि आपको मैंने एक टॉपिक दिया है कि इस पे ऐसे लिखना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि जब मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो जो मेंस में क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको जितना भी मतलब पता है वो पूरा लिखना है। ठीक है, एंड दिस इज वेयर योर अवेयरनेस कम्स इनटू प्लेस। ठीक है, आपने कितना इंडिया मतलब कितने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, कितने न्यूज देखा है, कितने मतलब आर्टिकल पढ़े हैं, केसेस वगैरह पढ़े हैं, तो वो यहाँ पे आप जितना चाहो उतना लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लॉयर्स होते हैं उनको आईएएस आईपीएस क्रैक करना, जो एग्जाम होती है मेंस क्रैक करना, इतना डिफिकल्ट नहीं जाता। ठीक है, बिकॉज उनको ऑलरेडी आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस होती है कि आंसर कैसे लिखा जाए और क्या किया जाए। क्रिटिकल इवेल्युएशन तो वो अपने हिसाब से लिखो, एंड देन कंक्लूजन में तुम लिखो कि क्यों वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत होती है, क्या होगा अगर वुमेन एम्पावरमेंट हुआ तो सोसाइटी कैसे चेंज होगी। ठीक है, मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या आएंगे अगर ये जो सारी चीजें
कर दी गई तो। और सिर्फ चैलेंजेस मत लिखो, चैलेंजेस के साथ उसके कुछ मतलब सजेशंस भी लिखो कि अगर ये चैलेंजेस है तो क्या कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका आंसर भी बढ़ेगा और रीडर्स को जो पढ़ेगा एग्जामिनर उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप सिर्फ, तुम लोग सिर्फ चैलेंजेस नहीं बता रहे हो, तुम ये भी बता रहे हो कि हाँ ये चैलेंजेस है, लेकिन इस चैलेंजेस से तुम्हारा उसको ओवरकम कैसे किया जाए। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप तुम लोग आंसर्स जो है उसको इस हिसाब से लिखो कि क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिफॉर्मेटिव चीजें हैं, ठीक है, तो वो हम चाहते हैं, राइट। देन अट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST प्रिवेंशन एंड लॉ। तो वापस यहाँ पे आपको आर्टिकल 17 जो है आपको मदद करेगा, तो यहाँ पे पूरा आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इलेबोरेट करके आप बता सकते हो कि इंडिया जो है वो कैसे कास्ट सिस्टम में बांटा गया है। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप SC ST के बारे में बात कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन में या कहीं पे आप सोसाइटी में ये जरूर लिख सकते हो कि इंडिया जो है वो ऐसे ऐसे कास्ट सिस्टम्स के बीच में बांटा गया है, और इस कास्ट सिस्टम के इसमें जो नोटेबली जो इस स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब में जो आते हैं उनके अगेंस्ट मतलब कास्ट बेस्ड वायलेंस बहुत होता है। ठीक है, उनका बॉयकॉट होता है, असॉल्ट होता है, दलित वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो मतलब सोसाइटी के इस पे वो सोसाइटी को और पीछे लेके जाती है। ठीक है, ऐसा जो कास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो ऐसे अट्रोसिटीज होती हैं वो और ज्यादा उसको पीछे लेके जाती है। अब इसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले आप ये आर्टिकल जो राइट टू फंडामेंटल राइट टू इक्वेलिटी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करो इस आंसर में कि फंडामेंटल राइट टू इक्वेलिटी क्या बोलता है, ये क्या फंडामेंटल राइट है तुम्हारे। तो उसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, ठीक है, और 18 इनका जिक्र करो कि ये आर्टिकल्स ऐसे ऐसे फंडामेंटल इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। देन से कि अथॉरिटी होता क्या है। ठीक है, जब हम अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो वो होता क्या है। ठीक है, किसी को गाली गलौज करना, फिजिकल हार्म करना, असॉल्ट करना, उसको प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं देना, सोशल बॉयकॉट करना, टेंपल में आने नहीं देना, नीचे बैठने के लिए बोलना, बहुत सारी, देखो ये सारी चीजें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे वो हिंदी मीडियम में वो बोलता नहीं है इरफान खान कि गरीबी सिखाने की क्या जरूरत है, वो तो रास्ते पे कहीं पे भी बच्चा सीख ही लेता है करके। वो तो लोग कॉलर पकड़ पकड़ के भीख मांगते हैं, तो वो सिखाने की क्या जरूरत है। एंड सिमिलरली द थिंग इज लाइक ऑब्वियसली वी आर नॉट टेकिंग इट इन अ जोकिंगली फनी मैटर, बट ये चीज तो कॉमन है कि अगर आप पूरे लाइक इफ यू आर ब्रॉट अप एंड ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, मैं तो ज्यादा इंडिया में मैं तो घूमती रहती हूँ, मैं तो ज्यादा थी नहीं, लेकिन फिर भी इवन आई हैव सीन अ लॉट बाय गोइंग इनटू रूरल एरियाज, राइट। जब हम मेडिकल कैंप्स के लिए जाते थे, ठीक है, तो मेडिकल कैंप्स के लिए जाते थे, लीगल कैंप्स के लिए जाते थे, तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स हैपन देयर, एंड ऑब्वियसली आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइस मस्ट हैव आल्सो सीन और हर्ड। तो वही सारा चीज आपको आंसर में लिखना है। स्पेशल कोर्ट्स होते हैं स्पीडी ट्रायल करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स का एंड विटनेसेस का प्रोग्राम होता है। जिसने क्रिमिनोलॉजी लिया था सेमेस्टर 6 में या सेमेस्टर 4 में या सेमेस्टर 6 में, जिन्होंने क्रिमिनल का किया था, तो उनको इनके बारे में ज्यादा पता होगा। रिगार्डलेस अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं भी लिए हो, यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट दिस थिंग्स फ्रॉम योर अदर सब्जेक्ट। ठीक है, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होते हैं। जुडिशियल लैंडमार्क केसेस, तो इनके बारे में आप लिख सकते हो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का विजन क्या था, क्यों उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे प्रोविजन बनाए, अमेंडमेंट्स भी बन गए। ठीक है, SC ST के बीच में जो अमेंडमेंट्स बने हैं उनके बारे में भी आपको लिखना होगा। इवन जो तुम्हारा जो स्केड्यूल्स है, ठीक है, अगर तुम्हें याद है स्केड्यूल 5 एंड स्केड्यूल 6 जो है वो तुम्हारे स्केड्यूल ट्राइब्स एरियाज और अदर स्केड्यूल ट्राइब एरियाज के बारे में है, जो खास उनको ही दिए जाते हैं। कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, जो पॉलिटिकल सीट्स में रिजर्वेशन होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो वो चीजें होती है। यहाँ पे आप लोग जिक्र कर सकते हो इक्वालिटी एंड इक्विटी के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस पता है। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब होता है सबको समान दो।
ठीक है, किसी के बीच में डिफरेंस मत करो। और इक्विटी का मतलब होता है कि जिसको कम, मतलब जिसको कम मिला है, ठीक है, उसको पहले उस लेवल तक लेके आओ, ठीक है, जहां तक वो इक्वल बन सके, और उसके बाद इक्वालिटी दे दो, उसको इक्विटी बोलते हैं। इसके लिए हमने एक वो आप लोगों को एक इमेज भी दिखाया था, याद है? एक इमेज था कि अगर कोई लंबा है, ठीक है, लाइक कोई 6 फुट का है, और कोई 5 फुट का है, और कोई 4 फुट का है, ठीक है, और उनको कोई गेम देखना है, ठीक है, और एक 4 फुट की, से फॉर एग्जाम्पल, दीवार है, तो 6 फुट वाला इंसान तो आराम से देख लेगा उसके पार, ठीक है, 5 फुट वाला देख पाएगा, लेकिन उसको इतना अच्छी तरह से वो देख नहीं पाएगा, लेकिन उसको दिख जाएगा। और 4 फुट वाले को तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी हाइट ही उतनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल 3 बॉक्स है, ठीक है, अगर, और मुझे इनको देने हैं 3 बॉक्स, तो अगर मैंने इक्वालिटी फॉलो की और सबको मैंने एक एक बॉक्स दे दिया, तो 6 फुट वाला 7 फुट वाला 7 फुट में बदल जाएगा, 5 वाला 6 में बदल जाएगा, और 4 में 5, 4 वाला 5 में बदल जाएगा, ठीक है। 4 नहीं 3 था शायद वहां पे, ठीक है, तो 3 वाला 4 में बदल जाएगा, तो उसको दिखेगा नहीं वहां पे फिर भी। तो अब इसमें इक्विटी क्या बोलता है? इक्विटी बोलता है कि 6 फुट वाले को कुछ मत दो, ठीक है, उसको वैसे ही रहने दो। जो तुम्हारा दूसरा वाला है उसको एक दे दो बॉक्स, और जो तीसरा वाला है उसको 2 दे दो बॉक्स, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, सब इक्वल आ जाएगा। 4 फुट, आई थिंक 5 फुट थे, जो भी है, वो इमेज आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो इसका जिक्र आप कर सकते हो यहाँ पे कि कैसे लॉ ने इक्विटी पे फोकस किया, ठीक है। इक्विटी के पे फोकस करने की वजह से लॉ ने SC ST के लिए सीट्स रिजर्व किए, एम्प्लॉयमेंट सीट्स रिजर्व किए, पॉलिटिक्स में सीट्स रिजर्व किए, ठीक है, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, उनको और ज्यादा रिजर्वेशन मिल सके। तो रिजर्वेशन कैसे लाया गया, ठीक है। चैलेंजेस, ऑब्वियसली चैलेंजेस कैसे होता है कि एक चैलेंज तो वही होता है कि जिन तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचता नहीं है, ठीक है। तो इसका बहुत ही लाइक सिंपल एग्जांपल आपको सिटीज में बहुत दिखाई देगा। इवन मेरे कलीग से इसमें भी मैंने बहुत देखा था कि से फॉर एग्जांपल किसी के डैडी या किसी के दादाजी जो है वो गांव में थे, और उनको लाइक बेनिफिट हुआ इस रिजर्वेशन की वजह से, और वो बने लॉयर या वो बने डॉक्टर्स, क्योंकि रिजर्वेशन सीट्स होने की वजह से, लो कट ऑफ होने की वजह से उनको सीट्स मिल गए, एंड दे मेड अ रियली गुड थिंग फॉर देयर फैमिली, सही चीज हुई। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, चैलेंज एक ये होता है कि आपको मिला था, ठीक है, अब आप बहुत ही अच्छे जगह पे हो, जहां पे आप खुद के बच्चों को ठीक तरह से फंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब यू मस्ट हैव सीन देयर आर मेनी फैमिलीज विच आर वेल टू डू, ठीक है, जैसे मेरे कलीग्स भी थे, उनके पास बॉम्बे में फ्लैट्स थे, घर थे, आने जाने के लिए गाड़ी थी, ड्राइवर्स थे, सब कुछ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कंटिन्यूएशन ऑफ सीट्स रहते हैं ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो वो लोग अपने ही बच्चों को लगाते हैं, और करने के बाद ये कभी रूरल नहीं जाते, वो सिटी में ही रहना पसंद करते हैं, जिसके वजह से रूरल के जो SC ST जो मतलब लोग हैं, उनको इन रिजर्वेशन का कभी फायदा ही नहीं होता, ठीक है। बिकॉज सिटी वालों को इसके बारे में पता है, स्कीम्स के बारे में पता है, रिजर्वेशन के बारे में पता है, तो वो लेते रहते हैं। लेकिन जो रूरल, जहां पे मतलब एक्चुअली बनना चाहिए, तो उनको उससे फायदा नहीं होता, और जिसके वजह से क्या होता है, वो जो गैप है बिटवीन कास्ट, वो अभी भी वैसे ही रहता है वहां पे, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। बिकॉज आई रिमेम्बर वन ऑफ माई कलीग, तो वो मुझे बोलती थी कि कि आप लोगों को हमारी सिटी वाली लाइफ दिखती है कि हमारे पास इतना है उतना है, लेकिन आज भी हम जब गांव में जाते हैं, तो गांव में भी हमें लाइक अलग ही बिठाया जाता है। तो वहां पे ये नहीं देखते कि यार यार ये तो मैनेजर है, या ये तो बड़ा डॉक्टर है, या ऐसा कुछ, वो अभी भी कास्ट के हिसाब से ही सेपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं यही चैलेंज होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम इवन उनकी है जो सिटी से को हट के गांव में जाना नहीं चाहता। आज आप डॉक्टर बनते हो, लॉयर बनते हो, मैनेजर बनते हो, ठीक है, बैंक में अच्छे पोजीशन पे बैठते हो, बट यू आर स्टिल, यू वांट टू बी इन द सिटी, राइट? यू डोंट वांट टू गो इनटू द रूरल एरिया। आप अगर रूरल एरिया में जाओगे, तो यू कैन हेल्प द अदर पीपल इन देयर,
एक अच्छी मूवी है, कभी देख लेना बाद में एग्जाम के बाद। मूवी का नाम है द बैंकर। ठीक है, तो वो मूवी एक्चुअली ऐसे ही दिखाई है कि देयर अ ब्लैक गाय। ठीक है, और कैसे वो, कैसे अपना मतलब कैसे जगह से वो बाहर आता है, पढ़ता है, और लाइक इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, और बाद में उसको यही लगता है कि यार मैंने अपने लोगों के लिए क्या किया। ठीक है, एंड दैट्स वेयर ही वांट्स टू गो बैक, और फिर वो बैंक लेता है, और मतलब बैंक खरीदता है, और उसके बाद फिर अपने लोगों को जो ब्लैक होते हैं उनको वो छोटे छोटे लोन देना शुरू करता है फॉर डेवलपमेंट, घर लेने के लिए, या उनके लिए घर बनाता है रहने के लिए, जहां पे उनको व्हाइट कॉलोनी में घर नहीं मिल रहा होता है रहने के लिए, वहां पे वो घर बनाना शुरू करता है। सो दिस इज ऑल द चैलेंजेस एंड ऑल द रिफॉर्म्स दैट वन कैन टेक प्लेस, राइट। जिनको उसका बेनिफिट होता है, उनको वो और ज्यादा बेनिफिट से अच्छा है कि वो बेनिफिट जो मिला है वो उन तक लेके जाए जिनको इसके बारे में पता ही नहीं हो, रूरल एरियाज वगैरह। वरना ये जो गैप है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो दिस आर ऑल द चैलेंजेस दैट इज फेस्ड बाय SC ST विक्टिम्स एंड स्टफ। ठीक है, कास्ट एज अ डिविसिव फैक्टर, तो ये हमने ऑलरेडी पहले मैंने बोल दिया है कि कास्ट के बारे में पूरा आप लिख सकते हो, क्या है, क्या रिजर्वेशंस हैं, कैसे इक्वालिटी आती है, इक्विटी आती है, कैसे डिफरेंसेस हो जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया, लो वेजेस हो गए। एक मूवी भी थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, जिसमें उन्होंने बोला था कि 3 रुपए दहाड़ी में बढ़ाने के लिए वजह से कैसे वो लड़कियों का रेप भी हो जाता है। तो वो सारा चीजें गांव साइड में अभी भी होती है, लोअर वेजेस में उनको काम किया जाता है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज राइट इन टर्म्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पॉलिसीज में हम क्या कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग ऑल द एक्ट। ठीक है, हम SC ST प्रिवेंशन एक्ट लेके आ रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स लेके आ रहे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज करा रहे हैं, उनको कोटाज रख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस के लिए 50% रिजर्वेशन है इन एनी ऑफ द कॉलेजेस उनके लिए। ठीक है, SC ST एंड OBC के लिए लोकसभा में भी रिजर्वेशन लेके आए हैं। इवन जो 2 सीट्स थी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व थी लोकसभा में, वो भी SC ST के को ट्रांसफर की गई है, तो वो भी कर रहे हैं। ठीक है, सो थिंग्स आर बीन डन। ठीक है, उनको स्कॉलरशिप आ रही है, हॉस्टल फ्री कोचिंग दी जा रही है, उनके इवन जो स्कोर्स होते हैं, जो पासिंग मार्क्स वगैरह चाहिए होते हैं, उनमें भी वो लोग कम करा रहे हैं, ताकि एजुकेशन को और एनकरेज किया जाए। ठीक है, क्रीमी लेयर। ठीक है, तो ये क्रीमी लेयर का इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप SC ST पे कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो या OBC पे, मेक श्योर कि आप इस केस को जरूर साइट करना। ठीक है, बिकॉज देर आर सम केसेस जो एग्जामिनर जरूर ढूंढेगा। ठीक है, तो इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इज वन ऑफ दोज केसेस। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना कि आप जरूर इसको ये करो। ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट दलित, कास्ट इन अर्बन केसेस। ठीक है, अप्पा बालू इंगले का केस हमने देखा था, ये तुम्हारा इंदिरा स्वामी के केस में। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है। बेसिकली उन्होंने यही बोला था, उसको रिजर्वेशन कट करने की मांग थी, बट उस केस में दे अपहेल्ड द रिजर्वेशन फॉर OBC एंड इंट्रोड्यूस द क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, बैलेंसिंग सोशल जस्टिस विद एफिशिएंसी। ठीक है, फिर इसका पूरा अपने अपने हिसाब से लिखो कि क्या क्या कर सकते हो तुम, अगर कास्ट को इरेडिकेट करना है तो। ठीक है, खुद से पूछो, जैसे मैंने बोला ये ऐसे राइटिंग की तरह है कि ग्लास रूट पे, मतलब पूरा जहां से वो शुरू होता है वहां से ये करो। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि ग्लास रूट मतलब कहाँ से शुरू होता है, स्कूल से शुरू होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग रिजर्वेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, वहां पे जॉब्स में रिजर्वेशन देने से अच्छा है कि स्कूल्स में रिजर्वेशन दो, या स्कूल्स में उनको बढ़ावा करो। ठीक है, क्योंकि वो स्कूल में जाएंगे, ठीक तरह से पढ़ेंगे, तो वो वही लेवल पे आ जाएंगे जो इक्वालिटी के लेवल हम उन पे लेके आना चाहते हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्कूल्स में ही अगर उनका सबसे अच्छा मतलब एजुकेशन सही हुआ,
ठीक है, उनको एजुकेशन सही मिला, सारे फैसिलिटीज मिले जैसे कि आपको हमें मिलते हैं वैसे उनको भी दिया गया। तो ग्लास रूट लेवल पे अगर आप वो लेके आ जाओ तो सही होगा। अवेयरनेस कैंपेन चला, ठीक है, जैसे बोले कि जो सारी स्कीम्स हैं, ये सारी जो चीजें रिजर्वेशन है, ये गांव में नहीं पता है तो उन तक पहुंचाओ, ठीक है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लेके आओ। एंड ऑल्सो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर कोई ऐसा करता है कास्ट सिस्टम का तो उसको पूरी तरह से मतलब पिनलाइज जो है वो एक्शन ले लो। अफर्मेटिव एक्शन, आर्टिकल 332 टू 342 वापस ये उसी के बारे में बात करता है कि आर्टिकल बताता है कि उनके लिए स्केड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ओबीसी वालों के लिए हम इक्वालिटी कैसे लेके आ सकते हैं। तो उनकी देखो यहाँ पे ना, इवन इफ यू डोंट नो, ठीक है, आर्टिकल नहीं पता है, ठीक है, तो भी उनके बारे में आप लिख सकते हो। बिकॉज अगर आपको ये पता है कि आर्टिकल जो है वो SC ST और ओबीसी के बारे में बात कर रहा है, सो यू डू नॉट हैव टू राइट कि अच्छा आर्टिकल 332 क्या बोलता है, 333 क्या बोलता है, 334 क्या बोलता है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि भाई हाँ ये सारे आर्टिकल मिलके SC ST और इनके बारे में, कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आप लोग आंसर लिख पाए। ठीक है, सो डेफिनेटली इफ यू नो द आर्टिकल दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, कुछ टाइम निकालो, ठीक है, सारे आर्टिकल्स नहीं लेकिन जो ये से आर्टिकल्स हैं जो SC ST के बारे में बात कर रहे हैं, या जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स है या DPSP है, उनको एक बार वापस से आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, मंडल कमीशन, याद रखना ये सारे वर्ड जो है, इंदिरा स्वामी हो गया, मंडल कमीशन हो गया, ठीक है, ये सारा आपको लिखना बहुत जरूरी है। अप्पा बालू इंगले हो गया, ठीक है, मेक श्योर कि इनको आप अंडरलाइन भी कर दो, हाईलाइट करो, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी दिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला एंग्लो इंडियन का ये था कि गवर्नर एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कर सकता है, अभी वो निकाल दिया। इवन लोकसभा में जो प्रेसिडेंट है वो 2 मेंबर को कर सकता था एंग्लो इंडियन का, लेकिन अभी वो निकाल दिया और ये दोनों जो है वो SC ST को दे दिया गया। ठीक है, पॉलिटिक्स में क्या क्या रिजर्वेशन है वो सारा आप लिख सकते हो, वेलफेयर स्कीम है उनके लिए। इंदिरा स्वामी ने जो है वो रिजर्वेशन पे उठाया था, लेकिन उन्होंने अपहेल्ड रखा है, ठीक है, कि ओबीसी को मिलेगा चीजें। देन देखो यही था ना, वो क्रीमी लेयर डिबेट का वही था कि जो रिच मेंबर्स है बैकवर्ड क्लासेस के, वो सारे बेनिफिट ले लेते हैं, और वो जो ट्रूली डिसएडवांटेजेस एडवांटेज है वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये उनका सही था, ठीक है, उनका डिबेट सही था, लेकिन फिर भी वो जो रिजर्वेशन है उनको अपहेल्ड किया गया, बिकॉज उन्होंने बोला कि पूरा अगर निकाल दिया गया तो जितना भी जिनको मिल रहा है ना उतना भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारे पास पूरा रूरल एरिया में जाने के लिए कोई मतलब इस चैलेंज का पूरा तरीका नहीं पता। ठीक है, तो हम पूरी तरीके से वो रिजर्वेशन नहीं निकाल सकते, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं करेगा, जितना भी अभी कर रहा है ना उतना भी बेनिफिट नहीं करेगा। ठीक है, रिलीजन एंड लॉ, तो उसमें आप रिलीजियस का सारे आर्टिकल्स लिख सकते हो, UCC के बारे में लिख सकते हो, हिंदू लॉ के बारे में लिख सकते हो, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन एंड पारसी लॉ, उनकी जो पर्सनल लॉज है इसमें जरूर डालना, तुम शाह बानो का केस डाल देना, UCC का पूरा बताना, सायरा बानो का केस डालना है, सबरीमाला टेम्पल का केस डालना है, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये सेम है, सेम केस है, जोसेफ स्ट्राइन का केस डाल दो, इसमें इवन सरला मुदगल और लिली थॉमस का केस भी डाल दो। ठीक है, कि वो भी इसमें फैमिली लॉस में आया है। ठीक है, और जो भी दूसरी सारी जो केसेस तुम लोगों को पता है वो सारे तुम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे UCC का ही ज्यादा जिक्र करो कि कैसे अलग अलग लॉज होने के वजह से लाइक डिफिकल्ट हो जाता है जस्टिस देना। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, सोशल ऑर्डर्स में तुम बोल सकते हो कि कैसा बुरका बैन हो जाता है, क्लाउस स्लॉटर का लॉज आ जाता है, कन्वर्जन लॉज आ जाता है, सुपरस्टिशन का हो जाता है, तो वो सारे इसके बारे में आप बता सकते हो। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी,
देवदासी देवदासी सिस्टम जो है उसको निकाला गया, टेम्पल एंट्री लॉज बनाए गए, ठीक है। तो सारा अपने हिसाब से इसमें लिख देना। इतने ही सारे क्वेश्चंस अगर बना भी दिए, देखो 4 क्वेश्चंस लिखने हैं, और अगर तुम पास के पेपर्स भी देखते जाओगे ना, तो यही क्वेश्चंस रिपीटेड रिपीटेड आए गए। सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मैटर फॉर दिस सम क्वेश्चंस, और आपका ये पेपर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। प्रिजन रिफॉर्म्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टार्ट इसमें किया था जब हमने क्रिमिनल लॉ किया था, कि प्रिजन रिफॉर्म्स क्यों करना चाहिए, क्यों लाइक कस्टोडियल वायलेंस जो है वो लाइक रोकना चाहिए। इसमें आपको जो केसेस है, डीके बासु का केस आपको लिखना ही होगा, साइड करना होगा, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कस्टोडियल वायलेंस एंड कस्टोडियल डेथ। उसके साथ साथ एक जो हमने प्रिजन रिफॉर्म का वो केस देखा था, कौन सा था वो लेडी का, हाँ ये वाला, एक ये सुनील सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और ये शीला बरसे वाला, ठीक है। तो ये सारे केसेस आपको साइड करने ही पड़ेंगे। सो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को पता है, हमने पहले भी किया था। हुसैन आरा खातून का स्पीडी ट्रायल का, शीला बरसे वाला वुमेन प्रिजनर्स एंड चिल्ड्रन इन कस्टडी का केस है, लिखना ही लिखना है अगर प्रिजन रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हो तो। एंड डीके बासु का केस तो ऑब्वियसली छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। फिर क्या क्या कर सकते हो इसमें ना, प्रिजन रिफॉर्म्स में तुम लोग एक सेक्शन उसका भी लिख सकते हो, दैट इज दी डिफरेंट थियरीज ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। डिटरेंट थियरी होती है, रेट्रिब्यूटिव थियरी होती है, रिफॉर्मेटिव थियरी होती है, उसके बाद फिर तुम्हारी प्रिवेंटिव थियरी होती है। तो उसके बारे में छोटा छोटा लिखो, और लिखो कि कैसे गांधीयन प्रिंसिपल्स की वजह से हम रिफॉर्मेटिव थियरी पे बिलीव करते हैं, ठीक है। इवन दो प्रिजन है, लेकिन प्रिजनर्स में प्रिजनर्स को रखने के बाद भी हम उसको रिफॉर्मेटिव में लेके जाते हैं। हम मानते हैं कि नो वन इज बॉर्न क्रिमिनल, सोसाइटी उसको क्रिमिनल बनाती है, तो सोसाइटी का ही काम है कि उसको सुधारा जाए, ठीक है। तो ये ऐसे सारे जो फ्रेजेस है ना, वो आप तुम लोग डाल सकते हो। गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में डाल सकते हो, कैसे डीपीएसपी भी उसके बारे में बात करता है कि सोसाइटी मतलब उसको रिफॉर्म करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन पे कैसे जोर देता है। ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है वो भी तो बताता है कि इवन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलता है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं ना, उनके साथ भी इनह्यूमन बर्ताव आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उनको भी आपको सही तरीके से रखना होता है, और वही मतलब उनको भी आप कस्टोडियल वायलेंस और डेथ नहीं कर सकते। तो वो सारा आपको चैलेंजेस क्या है, ऑब्वियसली यार, कुछ ग्रुप नेग्लेक्ट हो जाते हैं। प्रिजन के अंदर ऑब्वियसली वायलेंस होता है, इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, पुलिस वाले मारते भी हैं, मैं डंडा कर दूंगा, वो गुप्त में बोलता नहीं है, मैं ऐसा डंडा करूंगा कि डंडा हो जाओगे, तो लोग मारते रहते हैं, ये करते रहते हैं, बिकॉज दे जस्ट फील कि दिस इज द वे, ऐसे ही सुधरेंगे, अदरवाइज ये सुधरेंगे नहीं करके। तो वो सारी चीजें होती हैं। बट एक मूवी थी, अगर तुम लोगों ने देखी होगी, बहुत पुरानी है, दिलीप कुमार की, कर्मा। तो वो पूरा रिफॉर्म्स लेके आ रहा होता है पूरे पूरे इसमें, उसकी जेल में, और अभी भी तुम लोगों ने जो जेल विजिट की होगी, उसमें भी तुम लोगों ने देखी होगी कि बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, उनसे काम कराया जाता है, और काम के उनको पैसे दिए जाते हैं, कुर्सी बनाने के लिए बोला जाता है, या कोई बास्केट बनाने के लिए बोला जाता है। देयर मेनी थिंग्स। इवन जो अभी मूवी आई थी जवान मूवी, उसमें भी शाहरुख खान वही तो बोलता है कि वो उनके जो प्रिजनर्स होते हैं, वुमेन प्रिजनर्स, वो जो आर्टिफिशियल लिम्प होते हैं वो लगाते हैं। तो ऑब्वियसली मूवी को कोट नहीं कर सकते हो, बट तुम लोग ये सारा लिख सकते हो कि ऐसे सारे रिफॉर्म्स अगर लाने हैं, तो प्रिजनर जो होते हैं ना, उनको ऐसे एक्टिवली कुछ कामों में ऐसे एंगेज करा सकते हो। प्लीज आंसर में ये मत लिखना कि ऐसे उनको ट्रेन करके हम मेट्रो को हाईजैक कर लेंगे और उसके बाद फिर पैसे निकालेंगे 40,000 करोड़। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो जवान मूवी में शाहरुख खान ने दिखा दिया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन रिफॉर्मेटिव एंड रिहेबिलिटिव मॉडल, ठीक है। देन यू हैव दी कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है। नक्सलिज्म अगर जानना है,
तो जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है, देखो मूवीज वगैरह में तो आपने देखा ही होगा। बेसिकली यही होता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन वगैरह होते हैं ना, जो मार्जिनलाइज एंड ट्राइबल पॉपुलेशन होते हैं, उनके राइट्स को बहुत ही वॉयलेट किया जाता है। ठीक है, उनको बहुत एट्रोसिटीज, ये मतलब उनको की जाती है। एंड लॉट्स ऑफ मूवीज आर देयर, अगर मूवीज अभी आप देखो तो वहां पे जो पुलिस भी जाते हैं वो भी उनको बहुत मारती हैं, उनको फीमेल्स जो रहते हैं वहां पे रेप वगैरह करती हैं। तो उस वजह से ना एक गुस्सा आ जाता है, एक व्हाट यू से, एक रिबेल तैयार हो जाता है। ठीक है, और ये जो रिबेल होता है ना, यही मोस्टली जो कॉज होता है नक्सलिज्म का। ठीक है, तो अगर किसी को तुम सपोज फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉइट करते हो, इलीगल लैंड ट्रांसफर हो जाता है, वहां पे किसी की जमीन खरीद रहे हो, उनकी फीमेल्स का रेप हो रहा है, फिर मोस्टली इंसान जो बोलते हैं ना बगावत, तो रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, और इज्जत। ठीक है, तो इसी पे ऊपर सारा चीज हमेशा बेस्ड होती है, राइट? कि अगर तुम उसका जमीन छीन लो, तुम उसको खाने पीने के लिए कुछ मत दो, काम नहीं है, कुछ नहीं है, सारा तुम आके ये कर कर रहे हो, उन पे अट्रोसिटीज कर रहे हो, इसके ऊपर से वो चीजें हो जाती है। इवन एक किस्सा तुम्हें बताती हूँ कि रशिया में हम जब थे तो स्किनहेड्स करके हुआ करते थे। तो स्किनहेड्स बेसिकली कौन थे? तो ये रशियन के जो यंगस्टर्स थे, ठीक है, जो रशियन बेसिकली हैं, तो वही थे। तो वो फिर क्यों मारते थे किसी को? मतलब सिर्फ मारते थे, किसी को जान से मारते थे, तो उनका क्या ले, मतलब स्टूडेंट्स वगैरह जो आते हैं या पढ़ने के लिए जो जाते हैं, काम करने के लिए आते हैं, उनको क्यों मारते थे? उनसे उनका क्या बेनिफिट होता था? तो बेसिकली वो ये मानते थे कि ये जो बाहर से आते हैं, ये हमारी, मतलब हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे लड़कियां भी छीन रही है। तो यंगस्टर्स को ना नौकरियां मिल रही है, ना लड़की भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे करके वो पूरा गुस्सा जो है वो पूरा उन पे निकाल देते थे। तो बेसिकली यहाँ पे जब नक्सलिज्म का अगर तुम देखोगे ना, तो जो फॉरेस्ट वॉरेस्ट लैंड्स में, जो मोस्टली डेवलपमेंट साइड में अगर देखोगे, तो वहां पे जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है, उनके साथ बहुत ही इनइक्वालिटी करके उनकी जमीन ऐसे ली जाती है। सी अगेन, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक एक जंगल था, और जंगल में से शेर थे, ठीक है, लाइक टाइगर्स वगैरह थे, ठीक है, 3-4 टाइगर थे, ऐसे पकड़ लो। और टाइगर जो है वो जंगल से बाहर नहीं आया, लेकिन जो टाइगर्स थे वो जंगल से बाहर नहीं आए, लेकिन आप उनके जंगल में चले गए, और वो जंगल, वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करके आप उनको उनके जंगल से निकाल रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली टाइगर जो है वो बगावत तो करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज होते हैं इन इन टर्म्स ऑफ लाइक नक्सलिज्म। ठीक है, तो कोई सिक्योरिटी फोर्स वहां से ब्रूटली कुछ करते हैं, पुअर पॉलिसिंग, पॉलिसीज उनके लिए कुछ होती नहीं है। ठीक है, मिलिट्रीज वगैरह ये हो जाते हैं, ना स्कूल्स है, ना रोड्स है, ना हेल्थ केयर है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है। तो जब इंसान देखता है कि सारी चीजें जो है ना, वो मतलब जब इंसान को ऐसा लगने लगता है कि और इसके लिए तुम वो मूवी देख सकते हो, सोन चरैया करके मूवी है, इसकी सुशांत सिंह राजपूत की वो मूवी है। इवन देयर इज अ मूवी, अभय देओल की मूवी है, जिसमें अर्जुन रामपाल अभय देओल को अपना खबरी बना के भेजता है उनके इसमें, कि तू जा मेरा खबरी बन। लेकिन वो वहां जाके जब समझता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अपनी मर्जी से, मतलब ये तो नहीं कर रहे, तो वो खुद ही नक्सलवादी बन जाता है। उस मूवी का नाम मैं भूल गई, बट तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रमोटिंग इट और आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के इसमें तो आपको आंसर लिखना ही होगा। ठीक है, कि क्या है। एंड उसको रोकने की चीजें भी वही है कि एक तो सबसे पहले आपको ग्रास रूट पे जाके देखना पड़ेगा, क्यों कोई बनता है तो कैसे बनता है। ऑब्वियसली वहां पे उनके जो राइट्स है, उनके राइट्स को रिफॉर्म, मतलब वापस देने का कुछ रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे, पुराने जमाने में आप अगर तुम लोग देखो ना, तो बहुत सारे नक्सलवादी, डकैत, ये सारे बहुत हुआ करते थे। लेकिन अभी अपने रिफॉर्म एक्टिविटीज और पॉलिसीज और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी और इनके वजह से क्या हुआ है ना, बहुत लोगों ने सरेंडर कर दिया है।
सो दिस मतलब बहुत ही कम हो गए। अगर तुम लोग जस्ट थोड़ा पीछे 90s में चले जाओ ना, तो वीरप्पन, फिर वो दूसरे वाले बहुत थे, ठीक है, अगर थोड़ा हिस्ट्री में चले जाओ तो तो वे फॉरवर्ड, ठीक है, तो ऑब्वियसली करो डेवलपमेंट, ऐसे मत नहीं है कि डेवलपमेंट मत नहीं करना है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप डेवलपमेंट करते हो तो प्रॉपर पॉलिसीज के हिसाब से करो, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स रखो, गवर्नेंस रखो, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी ले ले, ठीक है, वो सारा चीज हो, ऐसा नहीं कि किसी की जमीन कैसे भी हड़प हड़प ली, ठीक है, प्रॉपर ग्राम सभा हो जो रिप्रेजेंट करे ट्राइबल्स को, पुलिस में, जुडिशरी में, सिविल सर्विसेज में, तो उनके भी लोग होंगे तो ऑब्वियसली उनपे इतना अत्याचार नहीं होगा, ठीक है, ह्यूमन राइट्स अगर वायलेशन होता है तो उनको भी लीगल एड मिले, ठीक है, उनके भी केसेस सुने जाए, एंड अडॉप्ट अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है, मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब क्या है कि तुम करो चीजें, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं करो, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो मतलब ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी है जिसको तुम बहुत ही पीछे छोड़ के चले जा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली Naxalism is not merely a law and order issue, it is a cry for justice by the most marginalized section of the Indian society. ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसको फील हो रहा है कि यार इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, गवर्नेंस फेलियर हो रहा है, हमारा कोई सुन नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को ले लेंगे, ठीक है, और इसी चीज को नक्सलिज्म होगा। अगर तुम लोग को याद है, आई जस्ट फिनिश द थिंग, आज उतना ही करेंगे, कल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, कल या मे बी ऑन दिस वीक। तो ये जो पेज है, आई थिंक इट्स ऑलरेडी बीन शेयर्ड विथ यू, चाहिए तो एक बार मैं वापस शेयर कर दूंगी। तो इसमें ये समझ लो कि जो नक्सलिज्म का ये था, तो क्रिमिनोलॉजी जब मैं सिखा रही थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि क्रिमिनल सिस्टम आया कैसे था, हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, वो कैसे आया था। तो इनिशियली क्या होता था ना, लोग जो है वो अपना बदला जो है वो खुद ही लेते थे, ठीक है, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है, खुद ही बदला लिया जाता था, लेकिन कैसा था कि अब उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि तुमने मुझे मारा, ठीक है, मैं तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देता था, ठीक है, या फैमिली में जिस जो मिला, तुम्हारा बेटा मिला तो उसको उठा के मार दिया, तो प्रॉब्लम ये हो रहा था। तो अब लोगों ने क्या बोला, जो स्कॉलर्स थे, तो स्कॉलर्स ने बोला यार ये चीज तो अगर हमने बदली नहीं तो ये तो एनिमल की तरह हो जाएगा, एनिमल कैसा करता है तो वैसे हो जाएगा। तो एक सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि बैलेंस लेके आते हैं। अब तभी अगर ये बोला जाता कि तुम अपना बदला खुद मत लो, हम लेंगे, तो लोग मानते नहीं, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि काम करो, तुम बदला तो लो, ठीक है, लेकिन जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है तुम उसी के साथ मतलब बदला लो। तो फर्स्ट स्टेप ये था, उनकी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। तो लोग बोले कि ठीक है, हाँ, मेक सेंस राइट, कि इसने मुझे मारा है तो मैं उसको मारूंगा, उसका फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, क्रिमिनल सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर उन्होंने देखा कि यार जो मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर वगैरह, मतलब जो मतलब ये लोग बदला लेने के लिए बोलते थे, लेकिन किसी ने थप्पड़ मारा तो ये तो उसका जान ले लेता था, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या बोला, सेकेंड स्टेप में उन्होंने बोला कि जितना सामने वाला तुमसे करेगा ना उतना ही तुम सामने वाले को करोगे, ठीक है, मतलब अगर उसने थप्पड़ मारा तो तुम थप्पड़ मारोगे, ठीक है, अगर उसने जान ली तो तुम्हारे बिहाफ पे कोई तो जान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने थप्पड़ मारा, उसने तुम्हारे यहाँ चोरी की तो तुमने उसकी जान ले ली। तो सेकेंड स्टेप में उन्होंने एक स्टेप और आगे ले लिया। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या देखा, जो ज्यादा ताकतवर वगैरह थे, ठीक है, तो वो मतलब अपना बदला ले पा रहे थे, ठीक है, और जो कमजोर थे, ठीक है, अगर कमजोर इंसान को तुमने किसी ने झापड़ मारा, ठीक है, और वो कमजोर इंसान झापड़ मारने से भी गया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मार नहीं पाएगा क्योंकि वो कमजोर है। तो ऐसे इंसान को सिस्टम ने क्या बोला कि अगर तुम खुद का बदला नहीं ले पा रहे हो तो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला ले लेंगे। तो ये थर्ड स्टेप था, ठीक है, देखो कैसे रिफॉर्मेशन आया, स्टार्टिंग से उन्होंने पूरा नहीं किया। अब जो तुम सिस्टम देखते हो कि पुलिस के पास जाना, जुडिशरी के पास जाना, लीगल, ये स्टार्टिंग से नहीं था, ठीक है। थर्ड स्टेप में उन्होंने बोला कि
तुम अगर खुद नहीं ले पा रहे हो तो मेरे पास आओ, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए लेंगे। और फिर फोर्थ सिस्टम में उन्होंने बोला कि कोई भी बदला खुद से नहीं लेगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो पहले हमारे पास आओगे, हमें सुनेंगे और हमें जो सही लगेगा उस हिसाब से हम उसको पनिशमेंट देंगे। तो दिस वे द स्टेप्स दैट केम व्हेन क्रिमिनल सिस्टम वाज फॉर्म्ड। तुम्हारा आज का जो जुडिशरी सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, ये इसी से आया है। ठीक है। अब नक्सलिज्म में क्या होता है ना, नक्सलिज्म उल्टा जा रहा है। ठीक है, हम सिविलाइज सोसाइटी में आगे आ गए। हमने क्या किया कि खुद का बदला खुद नहीं लेना है। अब हम जैसे कि पहले अकबर का दरबार होता था, तो किंग का दरबार होता है, तो वहां जाएंगे, फिर वहां बोलेंगे, फिर वो सारा सुनेगा, फिर वो पनिशमेंट देगा। तो हमें सिविलाइज में आ गए। नक्सलिज्म हमें उल्टा लेके जा रहा है। नक्सलिज्म क्या बोलता है कि यार, ना जुडिशरी से हमें कुछ मिल रहा है, ना पॉलिटिक्स से हमें कुछ मिल रहा है, ना गवर्नमेंट से हमें कुछ, मतलब हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो जब हमारा कोई सुनने वाला नहीं है ना, तो हम वापस से उसी स्टेप पे चले जाएंगे जहां से हम आए थे। फर्स्ट स्टेप पे हम अपना बदला खुद लेंगे। ठीक है, हमें जो करना है ना, हम हथियार उठा लेंगे। ठीक है, और हमें जो करना है ना खुद करेंगे। अगर हमें कोई मार रहा है तो हमें उसको मारेंगे। ठीक है, और मतलब जो भी हमारा हक है हम लेके रहेंगे। दिस इज हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग बैक। ठीक है, तो ये पीछे जा रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है, ये इतना पुराना जो सिस्टम है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जो मतलब बना हुआ गवर्नेंस बना है, ठीक है, लीगल ऑर्डर बना है, लीगल गवर्नेंस बने हैं, इनको वो चैलेंज करके पीछे जा रहा है। ठीक है, कि अब नहीं चाहिए तुम हमें, ना पुलिस चाहिए ना कोई चाहिए, हम जो है खुद ही देख लेंगे। तो अगर ऐसा हर एक इंसान करने लगेगा, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर ये करने लगेगा, तो वापस हम वही चले जाएंगे जहां से हम सिविलाइज कर करके आगे बढ़े थे। ठीक है, तो ये हमें रोकना है, इसलिए नक्सलिज्म को रोका जाता है। ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट पीपल टू टेक थिंग्स इन देयर ओन हैंड। तो यही था सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया। आंसर्स ऑब्वियसली जब आंसर्स आप लोग लिखोगे तो और इसको मिर्ची मसाला लगा के और लिखना। ठीक है, जितना बड़ा आंसर कर सको उतना बड़ा आंसर करना। जैसे कि अफजल जी ने पूछा था कि कितने पेजेस लिखने हैं, तो मिनिमम 13 पेजेस तो आप बनाओ। ठीक है, 13 पेजेस मतलब 13 साइड्स। ठीक है, 6-7 पेजेस तो कम से कम होने चाहिए, हो सके तो ज्यादा भी लिखना। केस लॉस लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना, स्टोरी की तरह लिखना। वापस मैं आपको बताऊंगी कि जैसे एक कोई मूवी देखते हो, ठीक है, हम आपके हैकोन के बारे में अगर वैशाली जी को बोला कि चलो आज अभी पूरी स्टोरी लिख के निकालो, तो वैशाली जी शायद वो गाने की लिरिक्स भी लिख देंगे। कि बीच में गाना भी आता है, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। ठीक है, तो वो भी शायद वैशाली जी लिख देंगे। तो क्योंकि वो इतना आपके जहन में बैठ गया है। ठीक है, तो वैसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं। अगेन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे आईएएस में जो बैठते हैं, उनका प्रीलिम्स निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकलता। बिकॉज उनको एमसीक्यूज तो निकल आते हैं उनके, लेकिन मेंस में लिखना, ऐसे राइटिंग जो होता है ना, वो सबकी बस की बात नहीं होती। इवन आइल्स में बहुत लोग स्कोर कम क्यों करते हैं? बिकॉज राइटिंग में उनके, ऐसे राइटिंग में उनको लिखना नहीं पता होता। तो जब आप कोई भी टॉपिक पे लिख रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू राइट लाइक सारा उसके पॉइंट्स देख लो, अपने पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, चैलेंजेस के पर्सपेक्टिव से, लॉ के पर्सपेक्टिव से, पुलिस के पर्सपेक्टिव से, जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से। तो आपको हर एक एंगल के बारे में सोच के उसमें लिखना है कि अच्छा ये चैलेंजेस आ सकते हैं, अच्छा ये रिफॉर्म्स हम लेके आ सकते हैं, अच्छा ये चीजें अच्छी हुई, अच्छा ये चीजें बुरी हुई, अच्छा ये चीजें हम और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, अच्छा डेवलप होंगे तो ये चैलेंजेस आएंगे, तो ये चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करोगे। ठीक है, एक सीरियल वेब सीरीज है, आईएएस पे ऊपर बनी है, आईएएस एस्पिरेंट करके। ठीक है, तो उसमें वो बंदा बहुत सही बोलता है कि पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कि तुम्हें गड्ढा दिखता है। ठीक है, और तुम बोलते भी हो, तुम सबका अटेंशन भी खींच रहे हो कि गड्ढा है करके, लेकिन तुम उसका सोल्यूशन नहीं बताते हो। तो ये आईएएस में और इसमें आप आंसर राइटिंग में ज्यादा कर सकते हो। चैलेंजेस तो बताओ, लेकिन एज अ लॉयर, ठीक है, आप लोग अभी एलएलएम हो, एलएलबी कर चुके हो, एज ए एडवोकेट, एज अ लॉयर, व्हाट आर योर लाइक सॉल्यूशंस फॉर दिस चैलेंजेस, तुम्हारे हिसाब से। हाँ, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि यार ये मतलब अगर है तो इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। पूरा आंसर बड़ा ही करना है।
ठीक है, मतलब जितना हो सके जितना अपने पर्सपेक्टिव से पूरा लिखना है। ठीक है, कि अगर ये चैलेंजेस है तो यही अगर हम कर सकते हैं, या जैसे मैंने बोला कि ग्रास रूट पे अगर स्कूल पर एजुकेशन लेके जा सकते हो, वहां पे अगर एनकरेज करा सकते हो सबको, कि स्कूल में आते जाओ। ठीक है, अगर मोहन भार्गव बन सकते हो, ठीक है, गांव गांव में जाके अगर सबको स्कूल में लेके आ सकते हो। आई होप आप लोगों को पता है मोहन भार्गव कौन है। ठीक है, शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो स्वदेश मूवी का। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर तुम कर सकते हो तो वो सारा चीजें वहां पे लिखो। तो डू नॉट जस्ट राइट अबाउट द चैलेंजेस। यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये जो नोट्स हैं उसमें उन्होंने सिर्फ चैलेंजेस के बारे में बात की है। ठीक है, आप चैलेंजेस के बारे में तो बात करो ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ सोल्यूशन भी प्रपोज करो। ठीक है, कि ये कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं, ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दोज आर गोइंग टू बी योर आइडियाज, राइट। तो कोई तुम्हें तुम्हारे आइडियाज के लिए सही गलत नहीं बोल सकता। इसलिए बोलते हैं कि ऐसे राइटिंग जो होता है ना उसमें कोई सही और गलत नहीं होता। बिकॉज तुम ये नहीं बोल रहे हो कि हाँ भाई, कोई फैक्ट्स नहीं बता रहे हो, तुम उसके ऊपर पूरा मतलब विचारधारा बोल रहे हो। ठीक है, कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि हाँ वैशाली जी, बोलो कि अगर से यू नो अगर नवी मुंबई को और डेवलप करना है तो क्या करना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या हुआ तो वैशाली जी जो है वो नवी मुंबई की पहले हिस्ट्री से शुरू करेगी कि हिस्ट्री में क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नवी मुंबई बना कैसे, कैसे इसकी रचना हुई। ठीक है, कैसे लोग यहाँ आना शुरू हो गए, फिर क्या क्या इंडस्ट्री यहाँ बनी हुई, क्या कैसे ट्रांसपोर्ट आया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद भी लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, उस प्रॉब्लम्स पे क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पे और इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, कैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स आए या ग्राम सभा आए, कैसे ये जो गांव था, ये यहाँ पे कुछ नहीं था, कैसे वो चीज जो है वो आज एक सिटी, एक पॉपुलर सिटी की तरह बन गई है। लेकिन आज भी इस सिटी के क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है, आज भी इस सिटी में ऐसे क्या क्या हो रहा है जो गलत हो रहा है, क्राइम अभी भी उतना कम नहीं हुआ, फीमेल्स अभी भी उतनी सेफ्टी करती है कि नहीं, ट्रेन्स अभी भी उतने ज्यादा है कि नहीं। वो सारा देखो, आई एम जस्ट गिविंग यू पॉइंट्स। कोई तुम्हें नवी मुंबई के बारे में पूछने वाला नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, कोई भी आंसर राइटिंग जो होती है वो ऐसे की तरह ऐसे ही पॉइंट्स लेके लेके आपको बनानी होती है। ठीक है, और ये पॉइंट्स आपको खुद को बनाने होंगे, आपको खुद को क्यूज डालने होंगे कि अच्छा अगर मुझे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखना है तो किस चीज के बारे में लिख सकेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना है तो क्या क्या चीजों के बारे में हम और लिख सकेंगे, कि क्यों चाहते हैं हम, क्यों अगर फर्स्ट पायलट बनती है कोई फीमेल तो हम क्यों प्राउड मेंशन करते हैं, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर फीमेल प्राइम मिनिस्टर होती है तो हमें हमें क्या फायदा होता है, या हम क्यों चाहते हैं कि आईपीएस में या पुलिस सर्विस में भी फीमेल्स हो, उससे हमें क्या बेनिफिट होती है। ठीक है, क्या तुम्हें लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाउ वुड वाई वुड यू फील एज अ सोसाइटी, नॉट एज अ फीमेल। ठीक है, एज अ सोसाइटी आपको क्या लगता है कि फीमेल्स जब आईपीएस होती हैं या आईएएस होती हैं तो एज अ सोसाइटी उसका क्या बेनिफिट होता है, जब वुमेन एम्पावरमेंट का होता है तब एज अ सोसाइटी उसका क्या बेनिफिट होता है। तो ये सारी जो चीजें है ना आप लोगों को खुद से उसको लिखनी है। ठीक है, सो आई देखो ये पेपर में कोई फेल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो ऑब्वियसली फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आप लिखो, अच्छी तरह से लिखो, एंड लाइक ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन इट। ये पेपर्स बहुत ही जनरल पेपर्स हैं, इसमें आप स्टोरी की तरह बहुत कुछ लिख पाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप इससे आपको थोड़ा फायदा हुआ, थोड़ा आंसर राइटिंग में मदद हुई। एक एक क्वेश्चन लिख के लेते चलो। ठीक है, और देखो कि क्या क्या पॉइंटर्स आप बना सकते हो आंसर राइटिंग में भी आप कोशिश करो। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन ले लो खुद को, ठीक है, दे दो आधा घंटा, और बोलो कि आधा घंटा में जो लिख सको उतना लिखो। ठीक है, उसके बाद फिर अगर चाहो तो वो मुझे भेज सकते हो। ठीक है, मैं उसको पढ़ के देखूंगी और आपको और सजेशन दे सकती हूँ कि कि ये लिखना आपने भूल गया या ये पॉइंटर्स आपने भूल गए। तो यू कैन डू दैट एज वेल। देखो, वी आर रेडी टू हेल्प। ठीक है, मैं और आपके बाकी इंस्ट्रक्टर्स आपको मदद करेंगे, लेकिन आपको भी इनिशिएटिव लेना होगा। ऐसा नहीं कि पूरा एलएलएम में पूरा स्पून फूडिंग तो नहीं होगा। तो आप लोग एक क्वेश्चंस ले लो, उसके आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने मन से क्या क्या लिख सकते हो, कौन से लॉज लिख सकते हो, सारा लिख के देखो 10 पेजेस होता है क्या। ठीक है, हमें भेजो, हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए अच्छा आप ये पॉइंट छोड़ गए, आपने वो पॉइंट छोड़ गए। मेक अ ग्रुप।
ठीक है, आज वैशाली जी को बोलो कि वैशाली जी आप ये क्वेश्चन जो है उस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, चित्रा जी आप ये क्वेश्चन पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिली जी आप ये क्वेश्चन पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, श्रद्धा जी आप ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, सिंधुजा जी आप ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो ऐसे करके आप जितने 10-12 लोग जो है वो कम से कम 12-13 क्वेश्चन कर लोगे, उसको हमें भेज दो, हम उस पे आपको और आइडिया देंगे। तो 13 क्वेश्चन तो हो गए ना, देन यू कैन सर्कुलेट अमॉन्ग योर सेल्फ। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन के आपको नोट्स ऐसे ही मिल गए। तो और इससे ज्यादा क्वेश्चन तो बनेंगे भी नहीं इस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ऐसा करो। ठीक है, और जितने भी आपके दिन है उतने में आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा इससे, और आपके मतलब आंसर आपके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके, एंड दिस इज कॉमन सब्जेक्ट, तो सबके लिए वो सही रह जाएगा। एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। ठीक है, और इंस्ट्रक्टर्स को भी अंकुश सर है, और मैं तो रिकमेंड करूंगी कि वैशाली जी ने बहुत अच्छा सोल्यूशन मतलब ये दिया, एंड थैंक्स टू हर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो 2 के जो सेशंस हो रहे हैं, आप लोग जरूर अटेंड करो। ठीक है, बिकॉज अंकुश सर उसको पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपको आंसर राइटिंग में मदद करेंगे। जो केस लॉज वगैरह वो बताएंगे, वो भी आपको कहीं ना कहीं जहन में रह जाएंगे जब आप आंसर लिख रहोगे एग्जाम के लिए। सो इवन मेनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू गाइस कि अगर कभी भी आप लोग बिजी भी हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इवन अगर आप सुनते हो, ऑडियो की पावर आपको पता नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपका रह जाता है। कितने लोग रेडियो पे, पहले पहले जब टीवी नहीं था, रेडियो पे ही कहानियां सुना करते थे, रेडियो रेडियो लगाते थे। ठीक है, बिकॉज ऑडियो की पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो स्ट्रेट जब मतलब आपका सेंसेस जो होता है ना, वो स्ट्रेट आपको ब्रेन तक वो पहुंचा देता। तो सुन लिया करो। ठीक है, ये मत सोचो कि नहीं नहीं आज नहीं सुनते, ये मैं कल सुनूंगी एकदम जब फ्री होंगी, क्योंकि आप कभी फ्री नहीं होने वाले। ठीक है, तो एक बार सुन लो, कल अगर टाइम होगा तो एक बार वापस रिपीट कर लो। ठीक है, बट आज जब भी हो रहा होता है ना सुनना। ठीक है, एआई भी ऑडियो से ही पास हो गई। हाँ वैशाली जी, आपसे एआई भी पास हो गया। मेरे कुछ स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि सेमेस्टर 1 से लेके लास्ट सेमेस्टर तक मैम ऑडियो से ही पास हुए हैं। वो बोलते हैं कि नासिक से ड्राइव करते करते आते हैं, जब तक कि घर पे पहुंचते हैं तब तक आपका लेक्चर चालू। Same, ma'am. Same. I am one of them. ठीक है, Three, fourth, and sixth semester. तो वही है। Because I don't get time to study now. तो मैंने ऐसे ही किया है. और ये बुरा नहीं है, ऑडियो लर्निंग देखो, हर एक इंसान ना अलग अलग लर्नर होता है। सम पर्सन इज अ विजुअल लर्नर, तो उनको बुक्स पढ़ के उनको पता चलता है। कुछ लोग ऑडियो लर्नर होते हैं, जैसे मेरी तरह, मुझे वीडियो देख के ऑडियो सुन के मुझे ज्यादा पसंद आता है। कुछ लोग काइनेटिक लर्नर होते हैं, मतलब करने के बाद, जैसे कि वैशाली जी को मैंने बोला है कि ठीक है, वैशाली जी बोलेंगे अरे मॅम पुस्तक वाचून सुद्धा नाही समजत, मॅम ऐकून सुद्धा नाही समजत, पण हाँ जेव्हा मी स्वतः आंसर लिखते तेव्हा मला समझते। ठीक है, तो वो काइनेटिक लर्नर होते हैं कि जब वो खुद से करते हैं, जब आंसर लिखते हैं, तब उनको वो समझ में आता है अच्छा कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है। तो आप लोग देखो, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि सारा ट्राई कर लो। इसलिए बोल रही हूँ कि क्वेश्चन लो। ठीक है, आप में से कोई एक इनिशिएटिव ले लो, क्वेश्चंस डिवाइड कर लो, और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आधा घंटा 1 घंटा तो इंसान निकाल ही सकता है। ठीक है, तो टाइमर लगाओ, और वो क्वेश्चन आधे घंटे में आप कितना लिख के निकाल सकते हो उतना देख लो। ठीक है, और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करते रहना है एग्जाम तक। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड होपफुली दिस हेल्प्ड। ऐसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन का भी लेंगे। अगर मुझे और कुछ मतलब अगर आपके नोट्स मिलते हैं, तो मैं उसमें जरूर करेक्शन करके आपको बताऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। बट आई होप आप लोगों को एटलीस्ट एक आइडिया मिल गई कि कि ये सारी चीजें हैं, इन पॉइंट्स को हम डाल सकते हैं, इन केस लॉज को हम डाल सकते हैं, इन पॉइंट्स को हम डाल सकते हैं। ऐसे हम ऐसे की तरह उसको लिख सकते हैं, चैलेंजेस हो या कुछ ऐसा हो, तो उसको बड़ा बना सकते हैं आंसर को। सो होपफुली दिस हेल्प, and let's meet for next session of constitution. Okay, thank you guys, thank you, take care, Thank you, ma'am. वेलकम। और ये मैं वेबसाइट पे डाल दूंगी, तो आप वेबसाइट या यूट्यूब पे डाल दूंगी, तो आप लोग इसको रिविजिट कर सकते हो अगर किसी का मिस हो गया हो तो। ठीक है, तो इन केस अगर मिस हो गया हो तो यू कैन ऑलवेज लिसन टू इट अगेन। नोट्स जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप उसको भी सामने रख के वापस उसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, चलो, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।
किसी के पास पेन